भाइयों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। आप सभी लोगों को धन्यवाद और साथ में अमर उजाला और हिंदुस्तान और जागरण तीनों अखबारों के पत्रकारों को, उनके संपादकों को भी मेरा नमस्कार और सबका धन्यवाद। चूँकि हमने जो यातायात जागरण मिशन की जो शुरुआत करी थी और करी है, इसके शुरू करने के ही 2-3 दिन बाद एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें एक कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, एक छात्रा घायल हो गई, जो अभी भी अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। इसमें पुलिस भी जागरूक हुई है, पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस के उन अधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने इसको संज्ञान में लिया और इसको उन्होंने प्रमुखता से उठाने की कोशिश भी करी। अमर उजाला तो एक मुहिम चला रहा है और उस मुहिम के तहत जो है वो जो नाबालिग स्कूटियाँ चला रहे हैं उस पर 2-2, 3-3 सवार हैं, उनके पास हेलमेट नहीं है, वो रश ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की फ़ोटो खींच करके अपने अखबार में छाप भी रहे हैं और मैं भी दिखाऊंगा इसी में। तो मेरा ये कहना है कि चलो इस समय सभी लोग जागे हैं, उसमें विद्यालय भी साथ में आए हैं। विद्यालयों ने भी अपने यहाँ एक इसमें हिंदुस्तान में लिखा है कि गाड़ियाँ लेकर स्कूल आए नाबालिग छात्र तो उन्हें घुसने न दें। ऐसा पुलिस कमिश्नर ने कहा है स्कूलों से, और इस पे स्कूल भी जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव स्कूल वालों का नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि भाई स्कूल वाले जो है इसमें पुरजोर कोशिश करें और सब लोग मिल करके इस मुहिम को चलाएं, ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार, ये शहर, ये प्रदेश, ये देश सुरक्षित हो और किसी की भी जन हानि और अंग हानि अगर होती है, दुर्घटना के लोग शिकार होते हैं, तो किसी भी समाज के लिए वो अच्छा नहीं, किसी परिवार के लिए अच्छा नहीं। लिहाजा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस मुहिम में सम्मिलित होकर के, और सब जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं आप भी उसमें आइए, और ख़ासकर आप अपने बच्चों को संभालिए। और विद्यालयों से निवेदन है कि अपने छात्रों को संभालें और इनकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से नज़र रखें, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं और भविष्य अगर लूले लंगड़े होंगे तो अच्छा नहीं होगा, और उद्दंड होंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। इतना इसमें खैर यातायात जागरण मिशन के तहत जो ज़मीनी हकीकत है, उस ज़मीनी हकीकत के तहत ये मैं बताने की, दिखाने की कोशिश मैंने बताने की कोशिश करी है और दिखाने की भी कोशिश करेंगे। और इसमें लोग आगे आ रहे हैं, ये एक मेरे लिए हर्ष का विषय है, मेरे लिए अच्छे विचार का विषय है कि लोग खुद आगे आकर के, और ये अखबार भी आगे आए, पत्रकार आगे आए, संपादक आगे आए, पुलिस आगे आई, स्कूल भी आगे आए, अभिभावक भी आगे आ रहे हैं। ये समाज के लिए एक अच्छी खबर है। तो बाकी एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरी उस पे बात करेंगे कि आजकल जो है साइबर क्राइम बहुत आगे बढ़ रहा है बुरी तरीके से। ये कोई जामताड़ा है, जामताड़ा के तर्ज पर लोग पूरे देश भर में साइबर क्राइम कर रहे हैं और वो तरह तरह के हथकंडे वो लोग अपनाते हैं, जिसके जाल में लोग फंस जाते हैं और लोग अपनी संपत्तियां दे बैठते हैं, नहीं पैसा दे बैठते हैं और हरेस होते हैं 16। ऐसा हमने बहुत करीब से हमने भी देखा है। अभी कल कानपुर शहर में 4 लोग पकड़े गए हैं जो जामताड़ा की तर्ज पर वो बिजली के बिल के नाम पे, बिजली के नाम पे ठगी कर रहे थे। एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपसे कि कभी आपके पास कोई भी ऐसी फ़ोन कॉल आती है, कभी कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो आप उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आदमी उधर से बात कर रहा है, जैसे तुम्हें लगे कि ये कोई डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, तो फ़ोन को बंद कर दें, काट दीजिए।
ठीक है, और उससे कह दे जो भी हो आप मेरे सामने आइए। सामने आने की उनकी औकात नहीं होगी, वो सामने आएंगे नहीं, और आप फ़ोन बंद कर देंगे, बार बार वो प्रयास करेंगे, आप काटते रहिए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार सरकारी विभाग और सरकार कहती है कि ना तो फ़ोन पे हम कोई KYC अपडेट कराते हैं, ना हम पैन कार्ड अपडेट कराते हैं, ना बैंक खाता अपडेट कराते हैं, ना ही ऐसी कोई हम सर्विसेज देते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो बैंक के जो अधिकृत नंबर हैं या अधिकृत उनका जो ईमेल आईडी है उस पर वो मैसेज करेंगे। आपको बैंक में जाना है, ऑनलाइन किसी को कोई भी कागज़ पत्र, कोई भी पेपर आपको नहीं देना है। और किसी के मतलब किसी के डराने में, किसी के धमकाने में, बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा आप स्मगलिंग कर रहे हैं, आप ड्रग्स का काम कर रहे हैं, आप कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, या जो भी तरह तरह की चीज़ें वो सामने लाते रहते हैं। लेकिन उसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जो है, जो पीछे जिस तरीके से कह रहा है वो फ्रॉड है। कोई भला आदमी फ़ोन करके ये बताने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कई बार ऐसा हुआ, अभी एक मामला मेरे सामने आया था कि वो आया उसका फ़ोन कि भैया हमारा प्लाट कब्जा होने वाला है, वो थाने से फ़ोन आया है कि तुम अपना प्लाट देखो जाकर के, तुम्हारा प्लाट कब्जा होने वाला है, कब्जा हो रहा है। मैंने उससे कहा पुलिस ऐसा फ़ोन क्यों करेगी, क्या मतलब है पुलिस ऐसा करने का? बोले नहीं भैया थाने से फ़ोन आया। हमने कहा गलत बात, थाने से फ़ोन नहीं आया, थाने के किसी सिपाही, किसी दरोगा ने फ़ोन नहीं किया है, ये कहीं कहीं बाहर से ही फ़ोन आया है। हमने जाओ जाके देखो, उसका फ़ोन आया, बोले भैया कब्जा हो रहा है। हमको थाने सब लोग उठा लाए हैं, उनको भी ले आए जो कब्जा कर रहे थे। मैंने कहा मैं थाने आता हूँ, मैं गया, जाना, समझा, तो वो उसके भाई और भाई के सहयोगी ही थे जिन्होंने फ़ोन किया था, और जो प्लाट कब्जा करने के लिए वहाँ लगे थे वो उसके परिवार के ही लोग थे। फिर पुलिस ने उनको सबको जेल भेज दिया। हम वहाँ गए, जब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। मैंने किसी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि बात सामने आ चुकी थी कि मामला इस तरीके का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जांचो परखो, समझो, और डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो इस तरीके के फ़ोन कॉल करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वो फ्रॉड हैं, वो 420 हैं। अब तो धारा ये बदल गई है, नई जो संहिता बनी है उसमें, ये तो IPC की धारा थी 420, लेकिन जवान में आई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे किसी फ़ोन कॉल को अगर आप उठाते भी हैं तो जैसे तुम्हें समझ में आए को KYC की बात कर रहे हैं, तुम्हारे ATM कार्ड की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कस्टम से बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं, एक्साइज से बात कर रहे हैं, फ़ोन को तुरंत आप कट कर दीजिए। जिसको ऐसा कुछ होगा वो तुम्हारे दरवाजे आएगा, नहीं तो किसी से तुम्हें कोई बात करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर के कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें नए वहाँ प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, उनका यूनुस क्या करके उनका नाम है ना, हाँ, मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति हो गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों की वार्ता के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की है। चलिए, अच्छा हुआ, लेकिन एक बड़ा गलत हो रहा है वहाँ पे। गलत ये हो रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के और संस्थान, भारत सरकार के द्वारा जो भी वहाँ निर्माण कराया गया उसके, या ये जो शेख हसीना थी इनके परिवार की जो मूर्ति लगी थी वो भी सब तोड़ी गई हैं वहाँ पे। तो इसमें मेरा ये कहना है, कोई भी देश हो दुनिया का, उनके देश में तरह तरह के लोग रहते हैं। हमारे भारतीय भी दुनिया के बहुत सारे देशों में रहते हैं,
वहाँ के नागरिक हो गए हैं, वहाँ की सरकारों में उनकी दखल हो गई है, वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हो चुकी है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, दुनिया में लोग हैं, और सब जगह कहीं अल्पसंख्यक हैं, कहीं कुछ और भी है, कुछ ऐसा। तो ऐसा माहौल देशों में ना बने कि हम किसी समुदाय के घरों को, उनके मंदिरों को या उनके पूजा स्थलों को हम उनको नुकसान पहुंचाएं, किसी भी देश में ये नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है इस तरीके की भावना भड़काने का, जो भी कुछ है, इसमें जो शीर्ष लोग ऊपर बैठे होते हैं सत्ता में, वो लोग ही इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं या इस तरीके का आयोजन करते हैं, इस तरीके के जो है तमाम भाषण देते हैं जिससे नफ़रत फैलती है। अब वो नफ़रत तख्ता पलट होना तो ठीक था, चलो वो तो सरकार का मामला था, हो गया, लेकिन वहाँ मंदिर तोड़ने का क्या मतलब है? अरे भाई, जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, तो है तो तुम्हारे देश का, उसका जो पूजा घर है वो है तो तुम्हारे देश का ना, तुम्हारे ही देश के लोग वहाँ पूजा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। भारत में कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार कोई हिंदू कोई कार्यक्रम होता है, उसमें मुसलमान आके कोई दंगा फसाद कर देते हैं, कई बार मुसलमानों का कोई काम होता है उसमें हिंदू जाकर के भी कुछ कर देते हैं, बाद में पता लगता है ऐसा। लेकिन ये कहीं होना नहीं चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि भाई सौहार्दपूर्ण जीवन होना चाहिए, सब लोग अच्छी विचारधारा के साथ जो है समाज में रहना चाहिए, और सरकारों से भी निवेदन है कि ऐसे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो बहुत तरीके से हिंदू मुस्लिम करते हैं, बहुत तरीके से जाति धर्म के ऊपर बात करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना पराया करते हैं, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। बल्कि शीर्ष से बैठे हुए जो हमारे जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इसको सबको बराबर करते हुए, समन्वय बनाते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी जाति धर्म का हो, है तो देश का नागरिक ना, हमारे आपके बीच का ही है वो, और हमें उसको सड़क पे जैसे आप अब कोई दुर्घटना हो जाती है और हॉस्पिटल जाता है और कहा जाता है कि खून चाहिए, तो खून में तो जो ग्रुप है उस ग्रुप से खून मिलता है, ना तो हिंदू से मिलता है तो मुसलमान से मिलता है, ना उसके रंग खून का अलग होता है, ना कुछ होता है। वो कौन खून किसके चढ़ रहा है ये नहीं पता होता, खाली ग्रुप उसका मैच कर लिया जाता है कि बी पॉजिटिव है कि ओ पॉजिटिव है, ठीक है, या बी निगेटिव, जो भी कुछ होता है। तो कुल मिलाकर के ये मेरा तो ये कहना है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, सब लोग समन्वय के साथ जीवन जिए और एक सौहार्दपूर्वक जीवन जीना चाहिए। धर्म अलग अलग हैं, भोजन पद्धति अलग अलग है, पूजा पद्धति अलग अलग है, लिबास अलग अलग हैं, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन फिर बात एक ही आती है, रहते तो एक ही देश में है ना, ठीक है। तो ये बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए कि वो भी तुम्हारे देश के ही हैं, ठीक। माना कि भारत हिंदू बाहुल्य है, ठीक है, सनातन बाहुल्य है, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, तो मेरा यहाँ पर भी कहना यही है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे कोई ध्यान देने नहीं आएंगे। और अगर दूसरे ध्यान देने आएंगे तो पक्षपात की राजनीति करेंगे, जैसा वहाँ हुआ है। वहाँ तो कह रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिल करके जो है वो षड्यंत्र वहाँ किया है, और जो वहाँ घटना घटी है, जो कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। हो सकता है चीन का भी कहीं नाम आए, तो हम तो ये चाहते हैं कि भारत देश में ऐसी कोई स्थिति न बने। इसलिए मेरा पुरजोर ये कहना है कि भाई यहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, कई लोग अल्पसंख्यक हैं, कई बिरादरी अल्पसंख्यक हैं, उनका भी हम ही सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, यही शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, यही समाज के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देकर के उनके साथ अच्छे माहौल बनाते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है और आप सब लोगों से कि भाई एक तो सुरक्षा, सौहार्दपूर्ण जीवन, ठीक है, अच्छे विचार, अच्छा समाज, अच्छी सरकार, अच्छा प्रशासन, अच्छे लोग, इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इस तरीके से गलत काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था को ख़राब करने वाले लोग हैं,
जो इस तरीके के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं अपना माहौल ठीक कर लीजिए और आ जाइए। अब देखिए एक प्रकरण भी कानपुर में चल रहा है, ज़मीन का मामला। उसमें एक अविनाश जी जो है, अविनाश अवस्थी क्या करके हैं, वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। आज उनके ऊपर मुकदमा लिखे जा रहे हैं और आज तो पेपर ने यहाँ तक भी कह दिया है कि यहाँ के जो एक सबसे बड़े जिनको मारा गया विकास दुबे, अब ये कह रहे हैं कि उनका गैंग भी विकास दुबे से कम नहीं है, उनके ऊपर भी। तो ऐसा क्यों? ऐसी संपत्ति की भूख किस काम की? कितने समय का जीवन है तुम्हारा? 80 वर्ष, 60 वर्ष, लोग 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं निकल पा रहे। कोरोना काल अभी गुजर के गया है, कोरोना काल में कितने लोग चले गए, बड़े बड़े धनवान लोग चले गए, पूंजीपति चले गए। अरे कितना तुम्हारा जीवन है? कुछ घंटों का जीवन हम मानते हैं इसको, जो सालों में है। अरे भाई बहुत बढ़िया जीवन चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, तो 100 वर्ष, 100 वर्ष से तो ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि 60, 80, 100 साल जीने के लिए आप पूरे शहर को कब्जा कर लो, पूरा शहर खाली करा लो। अगर ये पूरा शहर खाली भी हो जाए, सब लोग छोड़ के चले जाए, तुम सबसे पूरा शहर खाली करा लो, तो भी शहर में अकेले घूम नहीं पाओगे, क्योंकि फिर भूत प्रेत उसमें रहेंगे और फिर वो तुमको डराएंगे। न तुम्हें सब्जी मिलेगी, न तुम्हें राशन मिलेगा, न तुम्हें कोई सहयोगी मिलेगा, न तुमसे बात करने वाला कोई मिलेगा, क्योंकि तुमने तो शहर खाली करा दिया, सारा शहर कब्जा कर लिया। सब कुछ तुम्हारा हो जाना चाहिए, सबसे बड़े आदमी बन जाइए, लाखों करोड़ की संपत्ति तुम्हारे पास हो जाए, उससे तुम्हें मिलेगा क्या? अरे भाई उतनी संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी व्यवस्था चले, तुम्हारे आसपास के लोग हों उनकी व्यवस्था चल जाए, घर परिवार के लोग व्यवस्था चल जाए, और ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरों की मदद कर दो। इस तरीके का माहौल बना करके जीवन जीना चाहिए, न कि इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि पड़ोसी का मकान भी मेरा हो जाए, ये शहर भी मेरा हो जाए, ये मोहल्ला भी मेरा हो जाए, ये पूरा देश मेरा कब्जा हो जाए, फिर मेरे पूरी दुनिया में। अरे भाई इंग्लैंड का पूरी दुनिया में कब्जा था, क्या हुआ? सब जगह से छूटा। ये भारत देश भी उसी में से आज़ाद हुआ, अमेरिका भी उसी में था, वो भी आज़ाद हुआ ना है? हमारे देश के लोगों के जो भी थी और अमेरिका और जो अंग्रेज़ थे उनके 2 देश कर गए, भारत का एक टुकड़ा करके पाकिस्तान बना गए। भारत की राजनीति के लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बना दिया सन 71 में। ठीक है, और सब कुछ ठीक चल रहा था। भारत भी बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए था। उस संबंधों का क्या हुआ? जिस शासक के साथ संबंध बनाया तो उस शासक ही के तख्ता पलट हो गया। तो भाई सभी लोगों से निवेदन है कि अच्छी विचारधारा के साथ में अपना बिजनेस, व्यापार, परिवार, समाज, पड़ोसी के साथ, शहर के, प्रदेश के, देश के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हुए, लोगों के साथ भाईचारा कायम करते हुए व्यवस्था को चलाएंगे तो सफलता हमारे आसपास रहेगी और अच्छे ढंग से, अच्छे विचार के साथ हम जीवन जिएंगे। क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है, बहुत लंबा जीवन होगा तो 100 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतने के लिए क्या आफत करनी है? कितने मकान बना लेना चाहते हो? फिर पहले मकान बनाओगे, फिर किराएदार रखोगे, फिर किराएदार कब्जा करेंगे, फिर उनसे खाली कराने के लिए परेशान होते घूमोगे। अरे भाई अपने जीवन भर की व्यवस्था कर लीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं, यहीं कानपुर में एक लक्ष्मी रतन गुप्ता हुए हैं, लक्ष्मी रतन काटन मिल वाले, कितनी उनकी संपत्तियां, आज उनका कोई भी आदमी यहाँ कानपुर में नहीं, उनके परिवार का एक आदमी यहाँ नहीं है, सारी संपत्तियां कब्जा हो गई और लोग कब्जा किए हुए हैं। ऐसी संपत्तियां कब्जा करने से क्या फायदा? इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाने से क्या फायदा? मानवता का जीवन जीना चाहिए आदमी को, और यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की पूजा कम करो, समाज की पूजा ज़्यादा करो। भगवान तो आप पत्थर के रूप में उनको पूज रहे हैं, क्योंकि भगवान को आप व्यक्ति के रूप में कभी पूछते ही नहीं हैं। जो पत्थर को आप जो है जल चढ़ाते हैं और भगवान से सब कुछ, बहुत कुछ मांग लेना चाहते हो। अगर तुम थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान से बैठोगे, आत्मा परमात्मा रहता, उससे बात करो, उससे बात करोगे तो विचार अच्छे आएंगे।
बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में तो बड़ी मठाधीशी है, वहाँ पर तो धन की मारामारी है, वहाँ पर तो मठ को तमाम ये कथावाचक और तमाम मठाधीश और तमाम मठ बना करके अब पूरी उगाही करने में लगे हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ कर रहे हैं। किसका नाम लें, कभी जरूरत पड़ेगी तो उनका भी नाम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो भी मर के चले जाते हैं। अभी एक दिल्ली में एक मठ है कोई, जिसमें आशुतोष जी करके कोई एक उनके संत थे, वो मर गए, और मर गए आज भी उनको फ्रीजर में रखे हुए हैं। क्यों? अगर उनको फ्रीजर से बाहर निकाल दें और ये कह दें, क्योंकि वो कह रहे हैं ध्यान योग में है, लौट के भी आएंगे, अगर फ्रीजर से निकाल दिए जाएं तो मठ में मारामारी हो जाएगी। कई मठों में मारामारी चल रही है, कई मठों में दंगा फसाद चल रहा है, इसी धन संपत्ति के लिए, इसी जमीन जायदाद के लिए। तो भाई अपने में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करिए, लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए, और इस तरीके से जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी है, इनसे बचिए, और सड़क के ऊपर अपने बच्चों को बचाइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ मत दीजिए, ठीक है, उनके ऊपर पूरी नज़र रखिए। स्कूल वालों से निवेदन है कि वो भी जो तुम्हारे छात्र हैं, जो तुम्हारे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके ऊपर पूरी नज़र रखिए। उनसे पूछिए कि कार लेके तो कैसे आए, और उसी समय कार लेके अगर आया है तो उसके गार्जियन को फ़ोन करिए, पूछिए कि कार इसको दी क्यों। अगर इस तरीके का शिकंजा बनाओगे तो सब कंट्रोल में होने लगेगा। हालांकि इस सीरीज को हम चलाते रहेंगे। मैं यातायात जागरण अभियान को मैंने शुरू किया, इसको मैं चलाता रहूँगा जब तक ये अखबार लोग भी काम कर रहे हैं। इनके लिए चाहे जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, इन अखबारों को, अखबारों के संपादकों को और उनके पत्रकारों को, और ऐसे विचार आने को, इन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और इसी के बाद अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।